ठीक है, वीडियो एडिटिंग में बेसिकली 3 टर्म्स आती है। एक आता है मोशन ग्राफिक, एक आता है वीडियो एडिटिंग और एक आता है ऑडियो एडिटिंग। मोशन ग्राफिक के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और जो इंडस्ट्री भी यूज कर रही होती है आफ्टर इफेक्ट्स, इसके अलावा और कोई यूज ही नहीं होता सॉफ्टवेयर मोशन ग्राफिक के लिए। आफ्टर इफेक्ट्स में हम लोग सिर्फ मोशन ग्राफिक नहीं करेंगे, इसके अलावा हम लोग कुछ ऊपर से जो एड ऑन इफेक्ट्स है जो प्रीमियर प्रो के अंदर नहीं मिलते हैं, तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। लाइक 3D ट्रैकिंग हो गया, कैसे कैमरा ट्रैक किया जाता है, कैसे 3D सरफेस में काम किया जाता है, तो वो सारी चीजें भी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आएगी। प्रीमियर प्रो के अंदर हम लोग मोस्टली अरेंजमेंट वाला काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके पास इतने सारे इफेक्ट्स नहीं होते जितने आफ्टर इफेक्ट्स में होते हैं। तो हम लोग यहाँ से शॉट रेडी कर करके यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर अरेंज कर रहे होते हैं जनरली प्रीमियर प्रो के अंदर। टेक्स्ट वाला जाओ, जो भी काम होगा वो यहाँ पे होगा, फिर वीडियो के ऊपर जो टेक्स्ट काम होगा फिर यहाँ से एडिटिंग होगा। तो ऐसे करके दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। ऑडियो के अंदर जो है हम लोग ऑडियो से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे वॉइस नॉइज कैंसलेशन हो गया, वॉइस पिच चेंज करना। लाइक मेरा ये आवाज जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति की वॉइस में चेंज करना है, एक विलन की वॉइस में चेंज करना है, एक बच्चे की वॉइस में चेंज करना है। तो उस टाइप की चीजें यहाँ पे बेसिकली हो रही होगी आपके साथ। ओके, अब हम लोग मोस्टली 2 वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब भी हम लोग वीडियो एडिटिंग करेंगे, एक तो अरेंजमेंट और एक मैनिपुलेशन। अरेंजमेंट का मतलब जो भी जस्ट हमने किया कि हम चीजें बना बना के लाएंगे, उनको अरेंज करना होता है कि इसको एक सेकंड में दिखाना है, इसको 3 सेकंड में दिखाना है, इसको 5 सेकंड में दिखाना है, ऐसे करके। और मैनिपुलेशन मतलब कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग वाला पार्ट, ट्रांजिशन वाला पार्ट, इफेक्ट्स वाला पार्ट। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बेसिकली वीडियो एडिटिंग बन रहा होता है। तो वीडियो एडिटिंग करते वक्त हमें बेसिकली 2 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक होता है आपका साइज, क्योंकि वीडियोस की साइज फिक्स होती है, वीडियोस किसी पर्टिकुलर साइज में नहीं बना सकते। ग्राफिक में हमारे पास बहुत सारी साइजेस होती थी, बहुत सारी, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, किसी भी साइज में कुछ भी बना लो। बट वीडियोस के साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ स्टैंडर्ड साइजेस होती है। वो स्टैंडर्ड साइजेस होती कौन कौन सी, जिसको हम लोग रिजोल्यूशन भी बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहला रिजोल्यूशन जो आपको याद रखना है, जो एक स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन आज के टाइम पे यूज होता है, वो है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स। इसको बोला जाता है फुल एचडी। तो कोई अगर डायरेक्टली फुल एचडी भी बोलता है तो आप डायरेक्टली उसको ये वाली साइज बोल सकते हो। एक होता है आपका जो लगभग ऐसा ही होता है लैंडस्केप, वो होता है एचडी। जो पहले यूज होता था बहुत ज्यादा, अब बहुत कम हो गया है। उसकी साइज होती थी 1200 1280 बाय 720। अब बहुत कम होता है। तो YouTube पे जो जनरली आप साइजेस सिलेक्ट करते हो कि ये 720 पिक्सल्स है, ये 480 पिक्सल्स है, ये 1080 पिक्सल्स है, वो यही है। हमेशा हाइट से दर्शाया जाता है किसी भी साइज को। तो अगर 1080 लिखा है इसका मतलब ये वाली साइज है, अगर 720 लिखा है इसका मतलब ये वाली साइज है, अगर 480 लिखा है इसका मतलब वो SD हो गया, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कभी यूज ही नहीं होता आजकल, बहुत बहुत पुराना होता। तो लैंडस्केप में आपको ये 2 साइजेस याद रखनी है। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट की, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी हम लोग वीडियोस वगैरह ये सब डाल रहे होते हैं। तो एक आपको याद रखनी है जो कि आपका पोस्ट का साइज होता है, वो स्क्वायर फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्म में भी आजकल वीडियोस बनने लग गए हैं। बाय गूंज रहा है आपका आवाज, ऐसा क्यों हो रहा है? फोर अरे का जैसे 1080 होता है उधर सर, 4K भी देख सकते हैं ना अपन वीडियो, तो क्या है? एक्चुअली में ये रेशियो है, मतलब 1:1 कैसे हुआ कि जैसे ये 1080 डिवाइड बाय 1080, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1:1। वैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1350 बाय 1080 करेंगे, तो ये जो रेशो बना के देगा वो ऐसा बना के देगा कुछ।
इसलिए 4:5 या 5:4 ऐसे, सॉरी 5:4 अगर ऐसे घुमा देते हैं तो, बट हमको पोर्ट्रेट ध्यान रखना है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है जनरली। मैंने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे, 1080 ऊपर आएगा, नीचे आएगा 1350। तो बेसिकली ये रेशियो है, डिवाइड कर दिया जाता है इनको। जब हम प्रीमियर प्रो के अंदर भी आएंगे तब वहाँ पे वो रेशो के हिसाब से भी साइज देता है, और वहाँ पे वो ये पिक्सल्स के हिसाब से भी साइज देता है। तो इंस्टाग्राम की जनरली जो चीज़ होती है वो रेशो में ज़्यादा प्रिफर की जाती है, बाकी दिखाएगा वो दोनों ही, इसलिए दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। और एक होता है जो बहुत ज़्यादा चलता है, वो है रील का साइज। वो क्या होता है, वो होता है 1080, मतलब तीनों की जो लेंथ है वो तो सेम रहेगी, 1080 1080 1080, ये चेंज हो रहा होगा बस बार बार। तो ये होता है 1920। जस्ट ऊपर लैंडस्केप जो साइज थी उसका उल्टा, जस्ट उल्टा, ठीक है। वो होता है 16:9, ये होता है 9:16। इनको जब डिवाइड करोगे तो बेसिकली यही वैल्यू आ रही होगी। तो हमें ये 5 साइज बिल्कुल याद रखने, मैंने एक बार ऐसे कर दिया सो दैट कि याद रहे। यहाँ पे लिख दिया। तो ये पांचों साइज में हम लोग वीडियोस बना रहे होंगे। बाकी क्लाइंट अगर 4K बोलता है, 2K बोलता है तो अलग बात है, बट जनरली बनाया नहीं जाता। अब एक और चीज जो काम में आएगी वो है FPS। अगेन इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, मतलब प्रीमियर प्रो में तो इसके बिना हम काम ही नहीं करेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स में भी इसका यूटिलाइजेशन लेने वाले हैं, सो दैट कि हमारी हैबिट बन जाए जब हम प्रीमियर प्रो के अंदर आए FPS चूज करना। फ्रेम पर सेकेंड, इसको फ्रेम रेट भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी है फ्रेम रेट। अब अगर मैं फ्रेम रेट की बात कर रहा हूं तो फ्रेम रेट का मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर कितने फोटोज आप खींच रहे हो। फ्रेम का मतलब होता है फोटो। तो जितने भी वीडियोस आप देख रहे होते हो, जनरली वीडियोस नहीं होते, वीडियोस कभी कोई कैप्चर नहीं करता, वो नंबर ऑफ फोटोज को कैप्चर करता है एक सेकंड के अंदर। जितना ज्यादा FPS उतना स्मूथ आपका वो वीडियो होता है, लेकिन जितना ज्यादा FPS वाला कैमरा होगा उतना ज्यादा महंगा कैमरा होगा वो। आप अगर आईफोन से शूट करते हो वहाँ पे लिखा हुआ भी आता है 30 FPS 60 FPS, किसी नॉर्मल मोबाइल में भी लिखा हुआ आ जाता है कि कितने FPS का है वो। जितना हाइयर FPS आप चूज करोगे उतना हाइयर क्वालिटी का वीडियो बनेगा, मतलब हाइयर साइज का, और उतना वो महंगा भी होगा जिस पे भी आप शूट कर रहे हो बेसिकली। तो जनरली जो FPS यूज किया जाता है वो 3 FPS रेट्स यूज किए जाते हैं जो जनरली यूज करते हैं। पहले मैं सारे लिख देता हूँ। एक तो होता है 8, एक होता है 10, एक होता है 12, एक होता है 24, एक होता है 25, एक होता है 30, एक होता है 50, एक होता है 60, एक होता है 120। पॉइंट्स में भी कुछ वैल्यूज होती है, एक होता है 23.97, एक होता है 24.97, एक होता है 29.97, एक होता है 59.97। अब ये पॉइंट वाली चीजें हमारे काम की नहीं है, क्यों? ऑब्वियसली बात है, हम लोग इंडियन रीजन में रहते हैं, हमारे राउंड फिगर्स वैल्यू चलती है। अब वहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे किलोमीटर चलता है, वहाँ पे माइल्स चलता है, यूएस यूके वगैरह में जो भी है। यहाँ पे अगर हम लोग लीटर में काउंट करते हैं, वहाँ पे गैलून्स में काउंट होता है, तो ये डिफरेंस आ रहा होता है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 24 लिखते हैं, वो वहाँ पे 23.9 लिख रहे होते हैं, तो ऐसे चल रहा होता है। तो हमको तो याद यही रखनी है। और इसमें से भी 3 जो एकदम एक्सट्रीमली यूज होती है, जो हम लोग यूज करने भी वाले हैं, वो केवल और केवल ये 3 वैल्यूज होती है। इनके अलावा बहुत रेयरली होता है कि हम लोग किसी वीडियो में बनाएं। जो 120 और 160 है, ये जनरली एनिमेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, 2D एनिमेशन वगैरह, जो 3D एनिमेशन की मूवीज बनती है उनके लिए। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस एंड एडवर्टीजमेंट वगैरह ये सब बन रहा होता है, वो इस रेंज में बन रहा होता है। तो हम इन तीनों में से कुछ भी बेसिकली ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। क्या रूल्स है इसके, वो लोग हम पढ़ेंगे आगे चल के कि कब कौन सा लेना चाहिए। सर हाँ, मैं पूछ रहा था, जो अपनी नॉर्मल वीडियोज ये बनती है ये सभी FPS में ही बनती है क्या, मतलब फ्रेम पर सारी सेकंड में? बिना एफपीएस तो कोई वीडियो नहीं बनता ना। मतलब अच्छा अच्छा। एफपीएस हुआ क्या कि आप एक सेकंड के अंदर कितनी फोटोज खींच रहे हो, मतलब हम जो वीडियो कैप्चर करते हैं
तो वो वीडियो के अंदर फोटोज ही होती है जो चल के दिख रही होती है फास्ट फॉर्म में। तो वो बेसिकली कितनी फोटोज आप खींच रहे हो वो होता है। तो बिना एफपीएस के वीडियो नहीं बनेगा। और एटलीस्ट उसमें 24, 25 या 30 एफपीएस तो होना चाहिए। मतलब 1 सेकंड के अंदर 24 फोटोज या 1 सेकंड के अंदर 25 फोटोज या 1 सेकंड के अंदर 30 फोटोज। हम लोग जितना ज़्यादा एफपीएस रेट यूज़ करते हैं, उतना वो स्मूथ होता है वीडियो। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं हायर आईफोन एफपीएस में क्या? आईफोन में तो सर 60 एफपीएस होता है। 60 या 120 भी होता है वैसे तो, है ना? बट हम लोग इसको हाँ। ऐसे समझते हैं कि 1 सेकंड के अंदर बात हो रही है। अगर मैं 60 एफपीएस पे कर लूँ सारा का सारा काम, तो मान लो डिफरेंस कितना हो गया 30 फ्रेम्स का। 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स का डिफरेंस हो गया। तो अगर मैं 2 घंटे की मूवी बना रहा हूँ, तो बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हो जाएगा। अब अच्छा खासा डिफरेंस होने से क्या होता है, बजट ज़्यादा लग जाता है, काम ज़्यादा होता है। जो वीएफएक्स की मूवीज़ वगैरह बनती है, उनको क्या होता है, एक-एक बंदे को 20 फ्रेम, 40 फ्रेम ऐसे दिया जाता है और 600-700 लोग काम कर रहे होते हैं। तो अगर फ्रेम रेट डबल हो गया, मतलब 30 का मान लो 60 हो गया, तो जने भी डबल लगेंगे आपको। इसलिए ये ट्राई किया जाता है कि जो वीडियो है या फिर जो भी मूवी है वो 30 एफपीएस के अंदर अंदर बन जाए। जितनी भी हॉलीवुड लेवल की भी मूवीज आप देखते हो ना, वो 30 एफपीएस की बन रही होती है, एकदम हाई लेवल वाली। और इंडियन मूवीज की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिपल आर जो हो गया, वो बेसिकली 30 एफपीएस पे बनी है। तो ऐसे कुछ बड़ी बड़ी मूवीज है, बाकी 24 और 25 भी होगा। तो जितना ज्यादा एफपीएस उतना ज्यादा काम बढ़ जाएगा, जितना काम बढ़ जाएगा उतना टाइम भी बढ़ जाएगा, और टाइम बढ़ेगा बेसिकली लोग भी बढ़ेंगे, बजट भी बढ़ेगा। तो इसलिए बेसिकली यूज नहीं हो रहा था। एनिमेशन में ये क्यों यूज होता है, क्योंकि एनिमेशन स्मूथ चाहिए होता है। अगर आपने एनिमेशन को झटके वाला बना दिया तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एनिमेशन मूवीज टाइम लगाती है, 1 साल 2 साल बनाने में। और नॉर्मल मूवीज ऐसी बन जाती है, जैसे अक्षय कुमार 30 दिन 35 दिन में एक मूवी बना देता है। तो ये शूटिंग वाली मूवीज इसमें बनेगी, एनिमेटेड मूवीज इसमें बनेगी। हमको बस ये ध्यान रखना होता है जिंदगी में। और हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में क्या प्रीफर करेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स में अगर हम खुद एनिमेशन कर रहे हैं तो हम लोग 30 भी प्रीफर कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें मैंने कोई फुटेज इन्वॉल्व नहीं की हो। अगर मेरे पास कोई शूट किया हुआ वीडियो है और वो ऑलरेडी 30 का है, तो मुझे 30 के साथ ही जाना पड़ेगा। उसमें हम हाइयर नहीं चूज कर सकते कि हाइयर चूज कर लो 60 हो जाएगा, नहीं। ऐसा अगर पॉसिबल होता तो कोई भी एक बंदा एकदम लोकल कैमरा लेके आ जाता, जिसमें 12 या 24 एफपीएस में शूट कर लेता, सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बढ़ा देता। ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल। बड़े से छोटा हो सकता है, छोटे से बड़ा नहीं हो सर, सकता। हाँ, ये जो एनिमे वगैरह होते हैं, इनके फ्रेम, हर एक फ्रेम बनाया जाता है क्या खुद से? एनीमे क्या होता है, देखो एनिमेशन वैसे तो 60 एफपीएस पे बनता है, बट एनीमे थोड़ा सा फास्ट एनिमेशन होता है, तो उसका बीच का फ्रेम छोड़ दिया जाता है। बनता 60 एफपीएस में ही है, लेकिन फ्रेम्स 30 बनाए जाते हैं, बीच का फ्रेम गैप वाला होता है। तो एनीमे एक ऐसा है जापानीज कार्टून बेसिकली, जो बहुत ही फास्ट, मतलब जितने कम फ्रेम्स होंगे ना उतना फास्ट एनिमेशन होता है। तो अब एनीमे थोड़ा सा फास्ट एनिमेटेड होता है, तो उसमें 30 फ्रेम्स ही बनाए जाते हैं, बट बीच में गैप होता है, क्योंकि 60 एफपीएस को तो रखना है उनको। तो वो ऐसे करते हैं बेसिकली। काफी 24 पे भी काम कर रहे होते हैं काफी एनिमे वाले। जो एकदम टिपिकल कार्टून होता है ना, जैसे मिक्की माउस हो गया या फिर आपका टॉम एंड जेरी हो गया, ये 60 एफपीएस पे बनाते हैं। आज भी डिज्नी वाला अगर कोई मूवी बनाता है, कोई वीडियो बनाता है, तो वो 60 एफपीएस या फिर 120 भी प्रीफर करता है कई बार। 120 में तो काम बहुत ज्यादा लग जाता है खैर, बट 60 तो एक नॉर्मल चीज है एनिमेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग दोनों पे भी काम करेंगे। हम लोग 60 पे भी जाएंगे क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। जब हम प्रीमियर प्रो पे काम करेंगे, मोस्टली इन तीनों पे काम कर रहे होंगे मोस्टली। बाकी कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ी तो 60 भी ले लेंगे, 120 भी ले लेंगे जब भी जरूरत है। तो ये चीज हमको बस दो चीजें ध्यान रखनी है जब भी हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में जाए, एनिमेशन से रिलेटेड या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, जिसमें भी सब में ये यूज होते हैं दो, एक तो रिजोल्यूशन और एक एफपीएस। तो मैं ये स्टार्ट करता हूँ। 120 मैक्सिमम है क्या सर? 120 मैक्सिमम है आज तक, जो मतलब आया है 120। फ्यूचर में हो सकता है बढ़ जाए, बट आज तक 120 मैक्सिमम है ना। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। कभी आफ्टर इफेक्ट्स खोला है क्या आप लोगों ने? यस सर, मैंने रिकॉर्ड करी वीडियो, वो करी थी मास्क वगैरह कुछ। अच्छा, आता है कि थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत आता है सर, बाकी ये वीडियो एडिटिंग में मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, की फ्रेम वगैरह, मास्किंग करना, टेक्स्ट वगैरह। अच्छा, तो मतलब पूरी इंडस्ट्री का, मतलब अगर ग्राफिक इंडस्ट्री की बात करें तो फोटोशॉप सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री का बात करें तो आफ्टर इफेक्ट्स सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक। जब भी हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करेंगे, कुछ इस टाइप का भरा भरा सा इंटरफेस दिखेगा, क्योंकि हम लोग ग्राफिक से आते हैं तो थोड़ा सा खाली खाली इंटरफेस की आदत होती है। बट हमें आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस की आदत भी होनी चाहिए। क्या पर होता है सर, हमें मैंने सिर्फ इसमें वीडियो तो वो कर ली थी थोड़ी बहुत एडिट, पर मेरे से वो एक्सपोर्ट नहीं हुई सर।
एक्सपोर्ट आज मैं एक्सपोर्ट करना भी बताऊंगा कैसे किया जाता है हाँ एक्सपोर्ट। बेसिकली एक्सपोर्ट करने के दो तरीके, एक तो आफ्टर इफेक्ट्स का खुद का तरीका है, एक सॉफ्टवेयर और आता है एनकोडर जो कि एडोबी का ही है, वो बना ही रेंडर के लिए, तो वो भी हम लोग यूज करेंगे। इसलिए मैं जब भी लिंक शेयर करता हूँ किसी को डाउनलोड करने की, तो आफ्टर इफेक्ट्स के साथ साथ एनकोडर की भी भेजता हूँ, क्योंकि वो रेंडर वही निकाल रहा होता है। अच्छा, तो अब ये मान लो आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, एडिट और ये सब लिखा हुआ है। इसको तो मेन्यू बोला जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये हर सॉफ्टवेयर में सेम ही होता है। यहाँ पे एक पैनल था, उस पैनल को बोला जाता है प्रोजेक्ट पैनल। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट नाम आ गया, इसका मतलब समझ जाना कि यहाँ पे फाइल्स इंपोर्ट होती है। कि मुझे इलस्ट्रेटर की फाइल लेके आनी है, अच्छा क्योंकि एडोबी का सॉफ्टवेयर है तो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की फाइल डायरेक्टली खुल जाती है यहाँ पे, कोरल की फाइल्स नहीं खुलेगी, कोरल का कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग कोरल यूज नहीं करने वाले, हम लोग कभी फोटोशॉप कभी इलस्ट्रेटर ये जरूर यूज करने वाले हैं, क्योंकि हम डिजाइनिंग वाला पार्ट वहीं से करके लाएंगे। तो यहाँ पे ऑडियो, वीडियो, फोटो, इलस्ट्रेटर की फाइल, फोटोशॉप की फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है। तो इसके सेंटर में जो पार्ट होता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है आपकी स्क्रीन जहाँ पे आपको एनिमेशन दिख रहा होता है। हमको पहले एक कंपोजिशन लेना होता है, उसी के बाद ही हम लोग एनिमेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज कहाँ दिखाई दे रही है। एक इसके बाजू में एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। यहाँ पे सारे के सारे इफेक्ट्स होते हैं। बेसिकली हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को मैथमेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि मैथ्स में हर चीज के लिए फॉर्मूला होता है, वैसे ही यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में हर चीज के लिए आपको इफेक्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। प्रीमियर प्रो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सॉफ्टवेयर है, तो प्रीमियर प्रो को फिजिक्स बोला जाता है, वहाँ पे सारी चीजें आपको खुद को बनानी होती है, तो इसलिए हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स पहले करते हैं, सो दैट कि हम लोग चीजें यहाँ से बना बना के वहाँ पे लेके जाए, फिर हम लोग उस पर जो है एडवांस काम कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग कभी कभी प्रीमियर प्रो में आ जाते हैं तो हमको कुछ चीजें जो है बनानी नहीं आ रही होती, फिर हमको आफ्टर इफेक्ट्स तक वेट करना होता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इस चीज की, नीचे जो है आपके पास यहाँ पे ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन में ही सारा का सारा एनिमेशन टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये ऐसे डायमंड शेप की फ्रेम्स हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे, अलग अलग की फ्रेम्स होती है, किसका क्या काम होता है हम लोग देखेंगे, बट जो भी एनिमेशन होता है वो की फ्रेम्स के थ्रू होता है, और जिस भी सॉफ्टवेयर में की फ्रेम्स या टाइमलाइन होती है उसी सॉफ्टवेयर में एनिमेशन होता है। जैसे फोटोशॉप के अंदर जीआईएफ में आपके पास टाइमलाइन थी, इलस्ट्रेटर में टाइमलाइन नहीं है, इसका मतलब इलस्ट्रेटर में एनिमेशन नहीं हो सकता, ठीक है, फोटोशॉप में हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस टाइमलाइन। तो आपको जब भी आफ्टर इफेक्ट्स में काम करना है, ये चारों पैनल्स ओपन होने चाहिए, इसके अलावा एडिशनली बहुत सारे पैनल्स हम लोग लेके आएंगे, बट ये चारों तो होने ही चाहिए, इसके बिना हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं देख सकते हैं। तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में अगर इन चारों पैनल्स की बात करूं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये प्रोजेक्ट पैनल है आपका, यहाँ पे सारी चीजें इंपोर्ट होती है। ये आपका सर ये कौन कंपोजिशन। सा है? क्या? ये कौन से 2021 है या फिर कौन सा है? ये 20 है, हम लोग 20 और 23 ये लोग दोनों यूज करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि थोड़ा सा 2021, 22 और 20 सेम ही है। 23 में एक दो चीजें चेंज हुई थी तो मैं 23 भी बताऊंगा बीच में, ठीक है। 25 चल नहीं रहा, 24 चल नहीं रहा, तो उसको हम लोग फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। जो 23 था वो जो 24 था ये सेम ही है सर, लगभग। ये हाँ जो आफ्टर इफेक्ट है इसको कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, कोर्स अपने में? देखो वैसे तो एक नॉर्मल टाइम 2 महीने का, लेकिन 2 से आप मान सकते हो 10 दिन एक्स्ट्रा भी मान सकते हो, 2 से सवा 2 महीने, हाँ ओके सर। बट 2 महीने तो कम से कम लेगा आफ्टर इफेक्ट्स अच्छा खासा, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे जो है बीच में देखो तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही है, एक तो न्यू कंपोजिशन और एक न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई फुटेज है, अच्छा फुटेज का मतलब सिर्फ फोटो नहीं होता, फुटेज का मतलब हो सकता है इलस्ट्रेटर की फाइल हो, फुटेज का मतलब हो सकता है फोटोशॉप की फाइल हो, इमेज हो, या फिर कोई वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है। तो बस वो पूछ रहा है कि आपके पास ऑलरेडी कोई है तो आप उस साइज के हिसाब से कंपोजिशन बना सकते हो। आपको अगर शुरू से स्टार्ट करना है जीरो से, तो आप न्यू कंपोजिशन ले सकते हो, ठीक है। राइट हैंड साइड में वैसे तो बहुत सारे पैनल्स हैं यहाँ पे, बट हमें जो याद रखना है वो याद रखना है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बेसिकली इफेक्ट्स, ठीक है, हम लोग देखेंगे बहुत सारे इफेक्ट्स मैं लिखवाऊंगा अभी।
नीचे आपके पास यहाँ पे है ये टाइमलाइन पूरी बड़ी सारी, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग एनिमेशन हो रहा होता है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कंपोजिशन, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही जो 2 चीज़ें हमने देखी वो चूज़ करनी है हमको बस। पहले तो साइज़, कि किस साइज़ में बनाना है आपको। तो यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है विड्थ 1080, हाइट 1920। अब ये क्या है, ये एक इंस्टाग्राम स्टोरी या रील का साइज़ है बेसिकली। मुझे लैंडस्केप वीडियो बनाना है, तो मैं यहाँ पे साइज़ को चेंज कर दूँगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1920 बाय 1080। और यहाँ पे लिखा है फ्रेम रेट, तो फ्रेम रेट यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप जो भी चूज करना चाहते हो कर सकते हो। फिलहाल मैं 24 ही रख रहा हूँ। मास्टर बाकी चीजें मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ रहा फिलहाल के तौर पे, बस मुझे एक बार साइज चूज करनी थी और मुझे यहाँ पे फ्रेम रेट चूज करना था एंड ओके। अब मेरे पास एक कंपोजिशन बन के आ गया है। सर ये फ्रेम रेट का क्या है? फ्रेम रेट, अभी मैंने बताया ना कि फ्रेम रेट जितना ज्यादा रखोगे उतना स्मूथ वीडियो रहता है। बट अगर हम लोग कोई फोटोज यूज कर रहे हैं, वीडियोज यूज कर रहे हैं, तो चाहे आप ज्यादा रखो चाहे कम रखो, जितना उस ओरिजिनल वीडियो का साइज होगा या फ्रेम रेट होगा वो वही लेगा। तो अभी तो मैं खुद से एनिमेशन बनाऊंगा यहाँ पे कुछ भी, तो मैं 24 भी रख सकता हूँ, 25 भी रख सकता हूँ, 30 भी रख सकता हूँ, 60 भी रख सकता हूँ, 120 भी रख सकता हूँ। बट जितना ज्यादा FPS रेट आप रखोगे उतना ज्यादा आपका काम बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स के हिसाब से, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ एक बार भूल जाना, मैं कौन से बटन दबा रहा हूँ भूल जाना। मैंने अभी लिया 24 FPS, या कितने FPS का मैंने देखा नहीं, हाँ 24 FPS, ठीक है। तो अब होगा क्या, मान लो मेरा 24 FPS यहाँ पे आ रहा है कुछ, तो मुझे यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ही काम करना है। मतलब अगर मैं फुल एनिमेशन करूँ तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कीज लगाऊंगा, 24, क्योंकि 24 FPS में मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से FPS रेट एक नया ले लेता हूँ, मैं न्यू कंपोजिशन में चला जाता हूँ एंड यहाँ से जो है मैं साइज चूज कर लेता हूँ 30 वाली। तो अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ, एक रेक्टेंगल लूँ और इस रेक्टेंगल को मैं कीज लगाना स्टार्ट करूँ, तो मेरा जो एनिमेशन का कीज है वहां पे कितनी कीज लग रही थी 24 में, 24। यहाँ पे कितनी लगेगी टोटल, 60। तो जहां मेरा 24 कीज में काम हो रहा था वहां पे मेरे को 60 कीज लगानी पड़ रही है। तो आपका काम बेसिकली लगभग 3x हो गया जस्ट फ्रेम को चेंज करने से। और अगर मैं एक नॉर्मली बात करूं, हम लोग जब आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन कर रहे होते हैं तो एक नॉर्मल टू नॉर्मल 1 सेकंड का एनिमेशन करने के लिए भी हमको कई बार 10 से 20 मिनट लग जाते हैं 1 सेकंड का एनिमेशन करने के लिए। तो अगर आपने 60 FPS का मान लो कुछ करना है तो आपके ट्रिपल टाइम लग जाएगा, जहां पे जो काम 10 मिनट में होना था वो काम आपका 30 मिनट में होगा। तो आपको इसलिए चूज जो करना है ना FPS रेट, बड़ा सोच समझ के यूज करना है कि आपको अगर क्लाइंट बहुत अच्छा खासा पैसा दे रहा है और टाइम दे रहा है तो आप अच्छा FPS चूज कर लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और पैसा भी इतना नहीं दे रहा आगे वाला, तो हम लोग 24 FPS और 25 FPS पे काम करेंगे। ये सीधा सा रूल है बेसिकली इसका, कि टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी। एनिमेशन में क्या इम्पैक्ट आता है, ऑब्वियसली बात है 60 FPS थोड़ा सा स्मूथ दिखेगा, 24 25 थोड़ा सा कम, इतना ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। अगर आप एक पीसी पे देखो तो, आप थिएटर वाली स्क्रीन में देख रहे हो या एक बड़े से प्रोजेक्टर में देख रहे हो तब डिफरेंस दिखेगा, बाकी पीसी में मोबाइल में कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। और आगे वाले ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो मोबाइल के लिए या पीसी के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, तो हम लोग क्यों हमारी मेहनत बढ़ाए इतनी छोटी स्क्रीन के लिए। अगर मैं मूवी बना रहा हूँ तब तो मैं बात भी करूँ 60 FPS की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 24 FPS चूज किया। ठीक है, आपके पास बने बनाए प्रीसेट्स भी होते हैं, मतलब मैं कंपोजिशन, अभी तो मैंने न्यू साइज लिया यहाँ से मेरे हिसाब से, आप यहाँ से प्रीसेट्स चूज कर सकते हो। ये सारे के सारे कैमरास के नाम है, NTSC एक कैमरा आता है, PAL एक कैमरा आता है, HDV एक कैमरा आता है, ऐसे बेसिकली बहुत पुराने पुराने बने हुए हैं। और कुछ कुछ प्रीसेट्स का नाम ऐसा है अल्ट्रा HD ऐसे लिखा हुआ है, 4K बेसिकली ये सिनेमा, हाँ सिनेमा फुल। बट हम लोग जो यूज करते हैं वो ये वाला पैनल यूज करते होते हैं, HDV वाला, चाहे वो प्रीमियर प्रो हो चाहे वो ये हो बेसिकली। यहाँ पे लिखा हुआ है HDTV 1080 का मतलब है 1920 by 1080, हमेशा साइज हाइट से दिखाते हैं ना। और इसके आगे लिखा है 24, इसका मतलब है 24 FPS का बेसिकली हमारा स्क्रीन रहेगा। तो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग ले लेगा, या फिर आप खुद लिख लो यहाँ पे और FPS चूज कर लो, ठीक है। और मोशन ग्राफिक का जो रेट होता है वो बेसिकली एक तो पूरा बल्क वीडियो अगर आप बना रहे हो, लाइक आप बना रहे हो 5 मिनट का 6 मिनट का, उस हिसाब से चार्ज करते हो। अगर एक छोटा वीडियो बनाते हो, लाइक इन्विटेशन कार्ड की बात करें, 20 सेकंड या 30 सेकंड का वीडियो बनता है, तो पर सेकंड का चार्ज होता है। तो 1 सेकंड का जो रेट जयपुर का जनरली रेट चल रहा है
वो 150 to 200 है, तो मैं एक बार चलो मैक्सिमम लेके चलता हूँ 200। तो अगर 20 सेकंड्स का भी आप वीडियो बनाते हो मोशन ग्राफिक, तो 3 to 4,000 का आपको अमाउंट मिल जाता है। इतना वैल्यू होता है मोशन ग्राफिक का, ठीक है, जो इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह बन रहे होते चल रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर सेकंड्स के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि 1 सेकंड जल्दी कंप्लीट हो जाए, कि हम लोग 60 एफपीएस में जाए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे थोड़ा सा। ये सर 20 सेकंड की वीडियो बनाने में एक अच्छी खासी बढ़िया आपके हिसाब से कितना टाइम लगता होगा? कम से कम 3 से 4 घंटे, ठीक है, एक अच्छी वीडियो बनाने में। तो इतना टाइम देना पड़ेगा। मतलब हम लोग प्रीमियर प्रो में मिनट के हिसाब से चल रहे होते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी फास्ट एडिटिंग होती है, क्योंकि वीडियोस होते हैं आपके पास। यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे खुद को बनाना होता है, और या फिर इलस्ट्रेटर से बना के लाना होता है। तो यहाँ पे पर सेकंड का रेट होता है, वहाँ पे पर मिनट का रेट होता है। यहाँ पे पर सेकंड का मान लो 200 रेट है, वहाँ पे पर मिनट का रेट होता है 1000। तो अगर आप 3 मिनट की एडिटिंग कर रहे हो प्रीमियर प्रो के अंदर, वो हो जाएगी मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे के अंदर, और उसका जो चार्ज मिलता है 1000 पर मिनट के हिसाब से 3000 हो जाएगा। यहाँ पे अगर वही आपको 1 मिनट की अगर एडिटिंग करनी है, तो कम से कम मैं तो मान के चलता हूँ 10 से 12 घंटे देने होते हैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, एनिमेशन कोई भी हो, चाहे वो 2D एनिमेशन हो, चाहे वो मोशन ग्राफिक एनिमेशन हो जो हम यहाँ पे करेंगे, चाहे वो 3D एनिमेशन हो, टाइम एनिमेशन नाम आते ही ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग में थोड़ा सा कम लगता है। जब आप वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन को मर्ज करते हो, तब एक प्रॉपर रिजल्ट आ रहा होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है। तो दोनों का मिक्स बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छा खासा वीडियो बन सकता है। जो आजकल रील्स और ये सब चलती है, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं, वो आफ्टर इफेक्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले के जो बनते थे वो प्रीमियर प्रो का यूज़ करते थे, इतने इफेक्ट्स होते नहीं है वहाँ पे प्रीमियर प्रो में। बाकी मैं बहुत अच्छा खासा पैक्स बीच-बीच में जो यूज़ करूँगा वो देते हुए चलूँगा आप लोगों को, लगभग सर 25। वो मैं सर ये पूछ रहा था, अपने ये ब्लेंडर वगैरह ये नहीं है क्या रेड टैग में? ब्लेंडर माया। ब्लेंडर माया बेसिकली आप चूज़ कर सकते हो इन दोनों में से, कि माया में क्या होता है 3D होता है सारा का सारा, लेकिन अगर आपको जॉब करनी है 3D में तो माया, आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो ब्लेंडर। ब्लेंडर अभी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लेंडर अभी नया-नया सॉफ्टवेयर, माया चल रहा है 20 सालों से। तो बेसिकली आपको अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो माया, मैक्स ये सॉफ्टवेयर काम में आते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ब्लेंडर बेसिकली आना चाहिए। ठीक ये ठीक सर है। तो सीजीआई सर एड्स भी ये कवर फिर होती है क्या इसमें? अपने आप तो क्या क्या चीज? चीज़? ये सीजीआई एड सर ये कवर होती है क्या इसमें? सीजीआई एड्स बेसिकली आफ्टर इफेक्ट्स का एक 3D सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें हम्म। 3D चीजें इंपोर्ट हो जाती है, मतलब आप माया से कुछ बना के ला रहे हो, ब्लेंडर से कुछ बना के ला रहे हो, तो वो यहाँ पे लाके करा सकते हो जो भी आपको कराना है, बट जैसे सर यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हमको मॉकअप्स मिल जाते थे ऐसे उसके भी तो कुछ मिलते होंगे हाँ है हाँ, ना? क्यों नहीं, 3D एलिमेंट्स मिल जाते हैं ना, सारा कैन मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, फिर उसको इंपोर्ट करके आप एक सीजीआई एड बना सकते हो। बट यहाँ पे 3D एनिमेशन नहीं हो सकता। मतलब अगर आप कोई एलिमेंट ला रहे हो, वो अगर ऑलरेडी एनिमेटेड है तो ठीक है, या फिर अगर वो सिर्फ एक स्टेबल है, उसके साथ खेलना है, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, वो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, वो वाली चीजें नहीं होगी। नहीं, बना 2D के बनाया लेके आएंगे और उस पे कर सकते हैं ना? उसमें जो करना है कर सकते हो आप, लाइटिंग कर सकते हो, शेडोज कर सकते हो, आप उसको गिरा सकते हो ऐसे लग रहा हो बिल्कुल, बस वो एलिमेंट कहीं से बना के या फिर उठा के लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ साइट्स है 3D का, वहां से भी उठा के ला सकते हो, और ब्लेंडर में भी आजकल बने बनाए चीजें देता है वो, तो वहां से भी बना के ला सकते हो आप डायरेक्टली। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। आफ्टर इफेक्ट्स बनाई है उसी के लिए बेसिकली, जितनी भी सीजीआई एड्स बनती है फाइनल कंपोजिशन आफ्टर इफेक्ट्स में कर रहा होता है। बाकी जिसको अपने माया, सर ये रेड स्केच में भी सिखाते हो क्या सर, ये माया या फिर ब्लेंडर ये? देखो प्लानिंग चल रही है, जैसे मुझे माया मैक्स वगैरह तो आता है, क्योंकि मुझे ब्लेंडर नहीं आता, तो एक बार प्लानिंग चल रही है थोड़ा सा कि मैं थोड़ा सा अगर, माया आता है क्या सर आपको? हाँ क्या, माया सॉफ्टवेयर आता है आपको? हाँ मैं तो 3D और वीएफएक्स तो जानता हूँ ना। तो मेरा प्लानिंग तो चल रहा सर है कि अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स से हाँ, फ्री हो जाऊँ, तो हम लोग यहाँ पे 3D और वीएफएक्स करना स्टार्ट करें। हमारी एक फैकल्टी से और भी बात चल रही है, अब वो बस कंफर्मेशन आ जाए कि वो कब से आने वाले हैं, आने तो वाले हैं। मतलब पहले ये था कि 15 अप्रैल से आने वाले हैं, बट वो थोड़ा सा नहीं आ पाया बॉम्बे से। तो अगर अभी वो इस महीने आ जाते तो हमारा वही लॉन्च कर देंगे, वीएफएक्स और 3D ये दोनों चीजें लॉन्च हो जाएगी। उनको ब्लेंडर भी आता है, माया भी आता है, तो ये एक अच्छा पॉइंट आ जाता है। मुझे हमने तो सर ब्लेंडर, ये सोचा था कि वीडियो एडिटिंग के ये करेंगे और एक तो एक फिग्मा करेंगे एंड एक आप जो माया या ब्लेंडर जो भी हाँ, काम का बहुत ज्यादा है। बहुत मतलब मैं अगर कोई भी ऐसे बोलता है ना चूज करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वीडियो एडिटिंग के बाद आपको ना एक 3D फील्ड हमेशा चूज करना चाहिए, क्योंकि 3D प्लस ये जो सीजीआई वाला बेसिकली पार्ट है, इन दोनों का जो मिक्सर है ना, बहुत बवाल चीज है। और साथ में अगर एआई घुसा दो इसके अंदर,
तो इतनी अच्छी चीजें बनती है, इतनी अच्छी चीजें, बहुत अमेजिंग चीजें बनती है। हाँ, तो ये उसी एआई तो लिए सर आपको प्रॉम्प्ट मैं डालने से कैरेक्टर वगैरह बना के दे हाँ, देता है। बस आपको बस वो एकदम फिनिशिंग करने के लिए काम में आता है एआई, या फिर आपको अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता तो वो बेसिकली उसके लिए। बाकी इनका जो मिक्सचर होता है ना, बहुत अच्छा आउटपुट देता है, बहुत अच्छा। हम लोग जनरली जब माया से कोई बना के यहाँ पे ला रहे होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब तो खैर बहुत तरह तरह के मिलने लग गए हैं सॉफ्टवेयर वगैरह ये वो, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग कहीं से भी उठा के ला सकते हैं। बट 3D एक बहुत अच्छा टर्म है, मतलब वीएफएक्स से ज्यादा बेटर मैं 3D को मानता हूँ कभी। बहुत अच्छा 3D एक ये फील्ड है। हमारा जो वीडियो एडिटिंग का कंप्लीट होगा इसके बाद तक तो आप स्टार्ट कर ही दोगे सर सीजीआई? हाँ, अरे बिल्कुल आराम से। अब तो 1 महीने में हाँ, हमारी तब करेंगे बैच, फिर हम। अगर मतलब मैं नहीं भी हुआ तो दूसरे जो फैकल्टी है उनका भी एक्सपीरियंस अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि ब्लेंडर और 3D वाला बंदा है कोई, अगर बाय चांस मतलब हम कोर्स लॉन्च करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लेंडर या 3D का करें, दोनों का साथ में हो, ताकि जो भी बेसिकली नीड है वो दोनों कवर अप हो जाए। मेरा वो प्लानिंग चल रहा है, इसीलिए मैं उस फील्ड में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा ब्लेंडर में बिल्कुल एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, माया मैक्स में ठीक है, समझ में आता है क्या, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं था ब्लेंडर, मेरे को नहीं आता। चलो, तो अब मैंने यहाँ पे जैसे कंपोजिशन लिया है, और क्योंकि ये एडोबी का सॉफ्टवेयर है, मैं कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस इससे छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर में होता है। और दूसरी चीज, मैं स्क्रॉल करके भी इसको बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। अब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में ऑल्ट के साथ स्क्रॉल होता था, यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा कोरल की तरह। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक अच्छी चीज है। हम लोग कई बार यहाँ पे बड़ा छोटा यहाँ से माउस स्क्रॉल करके करते हैं, कंट्रोल प्लस माइनस बहुत कम जाता है यहाँ पे आके, ग्राफिक वाले सॉफ्टवेयर में ज्यादा जाता है। अब यहाँ पे इतने सारे पैनल्स हैं, हम धीरे धीरे सारे पैनल्स देखेंगे, बट आपको जो फिलहाल के लिए दो पैनल्स में से चीजें याद रखनी है, वो कौन कौन सी है। एक तो ये, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है फिट टू 100%, 1.5%। ये इस स्क्रीन का साइज है, आपको किस रेशो में चाहिए, बेसिकली ये हमेशा आपको फिट में रखना है। इससे होगा क्या कि आप अगर इस पैनल को ऐसे खींच के छोटा या बड़ा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज एडजस्ट होती जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई फिक्स रख लिया लाइक 50, तो अब मैं अगर इसको छोटा या बड़ा करूंगा ना, उसकी साइज सेम टू सेम ही रहेगी। इसलिए हम हमेशा यहाँ से फिट मोड में रखते हैं, ताकि एनिमेशन हमको पूरा का पूरा दिखता रहे, वो खुद से बेसिकली फुल साइज में दिखे। नहीं तो होता क्या है, कई बार अगर आपने यहाँ पे कुछ भी ऐसे साइज रख लिया, तो हमें लगता है कि ये हमारा फुल साइज है, तो हम ऊपर के और नीचे के एरियाज को छोड़ देते हैं कई बार, फिर हमारा पूरा एनिमेशन हो जाता है, साइज चेंज नहीं होगा बाद में, पूरा एनिमेशन खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम हमेशा फिट मोड में रहेंगे। ये केवल देखने के लिए दिए हैं उस पर्टिकुलर फ्रेम पे, कि वो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, काइंड ऑफ उसके लिए काम में ले सकते हो। एनिमेशन कभी भी फिट मोड में करना है आपको। दूसरी चीज ये वाली, यहाँ पे ऑटो भी रख सकते हो, फुल भी रख सकते हो, हाफ भी रख सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका लैपटॉप या पीसी कितना झेल पा रहा है। ये क्या है, जो भी आपने एनिमेशन किया है, उसमें जो भी इफेक्ट्स लगाए हैं, उसकी क्वालिटी कितनी रखनी है देखने के लिए। आपने बनाया जिस क्वालिटी में है, एक्सपोर्ट उसी क्वालिटी में होगा, बट आप देख किस क्वालिटी में रहे हो। लाइक मान लो मेरा वो काफी हैवी एनिमेशन है, मैं प्ले कर रहा हूँ, अटक अटक के चल रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, उसकी क्वालिटी को क्वार्टर कर दूंगा, एटलीस्ट चले तो अच्छे से वो, भले ही वो थोड़ी सी क्वालिटी कम दिखाएगा, बट वो चलने में एकदम स्मूथ रहेगा। और अगर मैं फुल करता हूँ तो वो थोड़ा सा अटक अटक के चलेगा। तो अभी आपकी प्रायोरिटी, आपको क्लैरिटी देखनी है या कैसे देखना है। बाकी जब आप उसको रेंडर करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, वो एक्चुअल उसी क्वालिटी में आएगा जिस क्वालिटी में आपने बनाया है। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, फिलहाल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एंड रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे सेंटर में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इस रेक्टेंगल को जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ, मतलब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ। एक तो डायरेक्ट वे ये है कि आप वी प्रेस कर लो, वी प्रेस मतलब सिलेक्शन टूल, और यहाँ से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो जैसा भी आप करना चाहो। इसको मूव करना चाहो मूव कर सकते हो, रोटेट करना चाहो रोटेट कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ से प्रीफर नहीं करके हम लोग यहाँ से कर रहे होते प्रीफर। यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही है, एक तो कंटेंट्स और एक आ रहा है ट्रांसफॉर्म। तो मैं ट्रांसफॉर्म के एरो पे जब जाऊंगा, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज आएगी। एक तो आएगा एंकर पॉइंट, एक आएगा पोजीशन, एक आएगा स्केल, एक आएगा रोटेशन और एक आएगा ओपेसिटी। तो मैं पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ फिलहाल, क्या है ये कैसे है। पोजीशन में दो वैल्यूज आ रही है, एक तो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये 910 लिखा हुआ है, एक आ रहा है राइट हैंड साइड में ये 487 लिखा हुआ आ रहा है। मैं अगर ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को क्लिक करके खींचूं तो ये नीचे जा रहा है, अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं तो ये ऊपर जा रहा है।
और अगर मैं इस वाली वैल्यू को छेड़ू लेफ्ट वाली, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। तो एक तो है हॉरिजॉन्टल वैल्यूज और एक है वर्टिकल वैल्यूज। अगर आपको दोनों में चेंजेस करने हैं तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ से कर लो, और एक ऑप्शन ये है कि पहले आप हॉरिजॉन्टल वैल्यूज को चेंज करो, बाद में आप वर्टिकल वैल्यूज को चेंज करो, तो डायगोनल मूवमेंट होगा। मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू, सेम सॉफ्टवेयर। ये एंकर पॉइंट का क्या था सर, एंकर पॉइंट का? एंकर पॉइंट पे सबसे लास्ट में आऊंगा मैं, क्योंकि पूरे इस पैनल में एंकर पॉइंट का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल। पूरे आफ्टर इफेक्ट्स में लास्ट क्लास तक आप एंकर पॉइंट यूज करते रहोगे, इसलिए मैं सबसे लास्ट में आऊंगा ना। स्केल का काम क्या है? स्केल का काम है कि आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो, obvious सी बात है। रोटेशन का काम रोटेट करवाना, और ओपेसिटी का काम ओपेसिटी को कम ज्यादा करना। अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली एंकर पॉइंट की। ये जो बीच में ये प्लस और ये सर्कल का कॉम्बिनेशन बना हुआ आ रहा है, ये है आपका एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट जहां पे रहेगा वहीं से पूरा का पूरा एनिमेशन परफॉर्म हो रहा होता है। लाइक मैं अगर इस एंकर पॉइंट को चेंज कर दूं, मैं एंकर पॉइंट को चेंज करने के लिए ऐसा कर देता हूं कि मैंने इस कॉर्नर पे जो है एंकर पॉइंट को रख दिया। अब मैं अगर रोटेट करूंगा तो यहाँ से ये रोटेशन ऐसे क्लिक करके मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो एंकर पॉइंट जहां पे वहीं से रोटेट हो रहा है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को थोड़ा सा और दूर कर दूं और अब मैं अगर रोटेट करूं तो ये यहाँ से रोटेट हो रहा होगा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास की तरह ट्रीट हो रहा होगा ये, कि यहाँ से ही होगी जो भी चीज होगी। बट यहाँ पे एक ना घपला करता है ये एंकर पॉइंट। घपला क्या है कि हम एंकर पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, एंकर पॉइंट तो जगह पे ही है, शेप चेंज हो रहा है हमारा। हम आगे चल के जितने भी एनिमेशंस करेंगे, मैं तो यही चाहूंगा शेप जहाँ पे मैंने रखा है वहीं पे रहे। एंकर पॉइंट को उठा के रखना है मुझे अलग अलग जगह पे, तो हम लोग यहाँ से इसको यूज नहीं करते हैं। हम लोग एंकर पॉइंट के लिए वाई प्रेस करते हैं। वाई शॉर्टकट होता है एंकर पॉइंट टूल का। अब एंकर पॉइंट को उठा के आप कहीं पे भी रख सकते हो, तो इससे शेप वहीं की वही है, एंकर पॉइंट बेसिकली मूव हो रहा है। तो मैं यहाँ से अब रोटेट करूं तो वहां से हो रहा होगा। अगर मुझे इस एंकर पॉइंट को डायरेक्टली इस शेप के सेंटर पे लाके रखना है, तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट है, कंट्रोल ऑल्ट और होम। बेसिकली मैं दोनों शॉर्टकट्स लिख भी देता हूँ। एक होता है आपका कंट्रोल ऑल्ट प्लस होम। इससे तो क्या होगा, एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए, एंकर पॉइंट कम्स टू सेंटर। और एक होता है सिर्फ वाई, ये एंकर पॉइंट टूल का है, उठा के कहीं भी रख सकते हो। तो वाई सिर्फ प्रेस किया और कहीं पे भी उठा के रख दिया इसको, जैसे यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो हम लोग ये ज्यादा यूज कर रहे होते हैं रेदर देन कि हम लोग यहाँ से यूज करें एंकर पॉइंट पे। अब ये काम कहाँ पे आती है चीजें, लाइक मुझे क्या करना है, मुझे एक एनिमेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक इमेज ला रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार क्लिप आर्ट PNG। फॉर एग्जाम्पल ये वाली कार ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग PNGs भी उठा के ला सकते हैं डायरेक्ट। जो मैं 2023 जब मैं आऊँगा आफ्टर इफेक्ट्स में, वहाँ पे वेब फाइल्स भी इंपोर्ट हो जाती है, सबसे अच्छी चीज़। नहीं तो 2020 वाले में वेब फाइल्स इंपोर्ट नहीं होती है, तो आपको PNG करके लाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कार लेके आया हूँ। मुझे इस कार की पहले तो साइज जो है बहुत छोटी करनी है, तो मैं इसका ट्रांसफॉर्म वाला पैनल ओपन कर रहा हूँ। स्केल जो है मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। एक चाहिए मुझे पीछे बैकग्राउंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रीट क्लिप आर्ट। यहाँ पे कॉपी करके चीजें नहीं आती है, आपको सेव करना पड़ेगा, फिर उठा के लाना पड़ेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे हम फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में कॉपी करते थे, यहाँ नहीं होगा। अब जैसे ये AVI फाइल है, ये सर एडोब ने 2025 के सभी सॉफ्टवेयर में एआई ऐड कर दिया क्या, जैसे फोटोशॉप एआई? कर तो दिया बट पेड वर्जन में, क्रैक्ड वर्जन पे नहीं किया है हाँ फिलहाल। हाँ हाँ, वो बाकी क्रैक्स में चलता नहीं है। हाँ, क्रैक्स में नहीं चलता, चाहे कितना भी जुगाड़ कर लो। मैंने काफी ट्राई कर लिया बट नहीं चल रहा। 2024 के बाद से जितने भी वर्जन आए सब में यही आ गया है। ओके सर, आप बताओ सर, एवीआई बता रहे थे आप कुछ। हाँ, ये जो AVI लिखा आ रहा है, ये वाली फाइल भी इंपोर्ट नहीं होती है आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो ये फाइल्स लेके जाने से कोई मतलब नहीं है।
जैसे ये वाली फाइल अगर मैं कॉपी करता फोटोशॉप में जाके पेस्ट कर देता तब तो बात बन जाती है, लेकिन डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स में लेके नहीं आ सकते आप ऐसी फाइल्स को। या तो वो जेपीजी होनी चाहिए या तो वो पीएनजी होनी चाहिए। जैसे ये जेपीजी है तो ये चल जाएगी। इस फाइल को मैं उठा के सीधा यहाँ पर भी रख सकता हूँ प्रोजेक्ट पैनल में, और सीधा मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ क्योंकि मैंने कंपोजिशन तो ले ही लिया है। एक बार आपने कंपोजिशन ले लिया डायरेक्टली यहाँ पे भी रख सकते हो आप। अब इसकी फाइल का जो साइज है वो मुझे बड़ा करना है, तो मैंने इसको कर दिया स्केल। इनका मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो ये जो ऊपर वाली फोटो है इसको आप एंटर प्रेस करो और यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड। बाय चांस एंटर नहीं याद रहता तो आप राइट क्लिक करके भी रीनेमिंग कर सकते हो। मैं इसको नाम देता हूँ कार। तो बैकग्राउंड मुझे पीछे चाहिए, कार मुझे ऊपर चाहिए क्योंकि मेरी कार दिख नहीं रही जबकि है यहाँ पे। मैं इस बैकग्राउंड को उठा के नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। ये रही आपकी कार। अब इस कार को मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ, थोड़ी सी मैं गाड़ी को बड़ा कर दूंगा। तो बड़ा करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, स्केल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। अपन सर कोने से खींच के वैसे बड़ा नहीं कर सकते क्या इसको? कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कर सकते हो। ठीक है, हाँ ओके। कोने से ऐसे कर सकते हो। ठीक है, जब आपको कीज लगानी होती है, जब आपको जो एनिमेशन करना होता है तब आप यहाँ पे नीचे आते हो। बाकी नॉर्मल आपको बस एडिटिंग करनी होती है तो आप यहाँ से भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। अब मैं यहाँ पे एरो में जाऊंगा और मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी है। मुझे इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है। तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन पे स्टॉप वॉच लगाएंगे। अभी स्टॉप वॉच पे क्लिक करना मतलब एनिमेशन को स्टार्ट करना। तो यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। यहाँ से मैं टाइमलाइन को जूम कर सकता हूँ ताकि मुझे टाइम अच्छे से दिख जाए। अब यहाँ पे 5 सेकंड बाद मैं इस स्लाइडर को लेके आता हूँ। जहां पे स्लाइडर होगा वहीं पे की लगेगी, दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी आपको कीज लगानी है। अब मैं पोजीशन को खींच रहा हूं, यहाँ पे लेके जा रहा हूं। शिफ्ट के साथ करोगे तो फास्ट होगा। अभी मैं विदाउट शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूं। अभी बहुत ही स्लो प्ले चल का रहा है। सर ये प्ले करने का स्पेस बार है क्या सर? हाँ, स्पेस बार। ठीक है, प्ले जितने भी एनिमेशन हम लोग देते हैं वो स्पेस बार से देते हैं। यहाँ कोई बटन भी है या फिर ओनली स्पेस बार है सर? बटन भी आता है, यहाँ प्रीव्यू में आता है। ठीक है, ये यहाँ से भी हाँ प्ले कर सकते हो ना। तो ओके सर। हमारा स्पेस बार हैबिट होना चाहिए। खैर, क्योंकि यहाँ पे मैं इफेक्ट्स एंड प्रीसेट ऑन रखता हूँ। अगर काफी लोग प्रीव्यू ऑन रखते हो तो यहाँ से भी प्ले कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट अगर आप इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को, क्योंकि एक ही पैनल आप एक बार में खोल सकते हो, 2 पैनल से एक साथ नहीं खोलते नहीं, आप। स्पेस बार एकदम इजी है सर, वैसे तो उस पे हाथ रहता ही है। स्पेस बार अच्छी चीज है ना। तो अभी ये मेरा एनिमेशन जो है वो 0 से लेके 5 सेकंड तक जा रहा है। बहुत स्लो जा रहा है। क्यों स्लो जा रहा है? क्योंकि हमने जो 2 कीज लगाई है वो एक 0 पे लगी है और दूसरी लगी है 5 सेकंड पे। तो ये 0 से 5 ऐसे धीरे 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 जा रहा है। मुझे अगर इसकी स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो दूसरी की है इसको उठा के मैं पास में लेके चले जाऊंगा। पास में मैं लेके आ गया कहाँ पे, 2 सेकंड में। तो मेरा जो पहले एनिमेशन 5 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था वो अब 2 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। मुझे मान लो और स्पीड बढ़ानी है तो मैं 2 सेकंड की जगह और फास्ट कर देता हूँ इसको। तो मेरा जो ये एनिमेशन है वो और फास्ट होगा। मुझे स्लो करना है तो दूर लेके जाऊंगा, पास करना है तो पास लेके आऊंगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कीज का, कि जितनी पास आपकी कीज होती है उतना फास्ट एनिमेशन, जितनी दूर आपकी कीज होती है उतना फास्ट एनिमेशन। अब ये फास्ट सर एंड की स्लो, फ्रेम टाइप से वर्क कर रहा है क्या फिर? हाँ की फ्रेम ही है ये। अच्छा, की फ्रेम को ही बोल रहे हैं इसमें। हाँ ठीक है सर। कीज या की फ्रेम्स ऐसे बोल सकते हो आप, जो भी उसको बोलना है। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज बेसिकली गौर करने वाली क्या है कि जब भी आप किसी एनिमेशन को देखते हो रियलिस्टिकली, मतलब आपके सामने से कोई अगर फास्ट गाड़ी गई और आपने अपने मोबाइल से उसका फोटो कैप्चर कर लिया, जब आप उस फोटो को देखोगे ना तो वो गाड़ी ब्लर दिखेगी आपको। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में एक मोशन ब्लर नाम की चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का एक ग्रुप फोटो वगैरह ले रहे हो, कोई इंसान हिल जाता है तो ब्लर हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो मूव हो रहा है और मूव होते टाइम आपने उसका फोटो खींचा है। इसलिए काफी लोग स्टेबल होते हैं फोटो खींचने के टाइम। तो अगर
मैं इस गाड़ी को थोड़ा सा फास्ट करूं, बहुत फास्ट कर देता हूं, थोड़ा तो क्या 1 सेकंड का एनिमेशन लगभग कर दिया, प्ले कर रहा हूं, पॉज किया। पॉज करने का मतलब है मैंने फोटो खींचा, तो ये गाड़ी ब्लर हो रही है क्या? नहीं हो रही है, जबकि इसकी स्पीड बहुत है, 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंची। इतनी स्पीड में ब्लर ज्यादा होना चाहिए। तो आफ्टर इफेक्ट्स की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, ये ऑटो डिटेक्ट बहुत अच्छा करता है, स्पीड को हो चाहे मोशन को हो। आपको बस इसको ऑर्डर देना है कि आपको मोशन ब्लर ऑन कर दो, वो खुद ही मोशन ब्लर डाल देगा स्पीड को जज करके। अगर स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा ब्लर होगा, अगर स्पीड कम है तो कम ब्लर होगा। कैसे करना है ऑन? ये है आपका मेन स्विच। यहाँ पे 2 स्विचेस हो गए, एक मेन स्विच, ये सारे के सारे मेन स्विचेस है। एक ऐसी ही चीज है यहाँ पे नीचे भी मिलेगी, ये है आपका सेकेंडरी स्विचेस। तो पहले तो मैं मेन स्विच को ऑन कर देता हूँ। अगर मेन स्विच बंद रहेगा तो नीचे आप चाहे ऑन करो चाहे बंद करो वो लगेगा ही नहीं। और जिसको ब्लर करना है, मतलब ये गाड़ी वाली लेयर है, इस गाड़ी वाली लेयर को मैं यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ, तो देखो ब्लर हो गई। तो अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से प्ले करता हूँ और पॉज करता हूँ, तो पॉज में ब्लर दिखा रहा है, ब्लर का मतलब मोशन ब्लर इस पे एक्टिवेटेड है। और अच्छी बात ये है कि मैं इसको अगर स्लो कर दूंगा तो ब्लर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर पॉज भी करूं तो इतना ब्लर नहीं है, क्योंकि मेरा एनिमेशन लगभग 12 सेकंड के आसपास का हो गया। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, फास्ट करते जाओ, जितना फास्ट करते जाओगे उतना ब्लर जो है बेसिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और ब्लर हो गया, ठीक है, और ज्यादा फास्ट करोगे और ज्यादा ब्लर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा डिटेक्शन करता है, चाहे वो पाथ का हो। पाथ का क्या काम में आता है मैं बताऊंगा, बट पहले हम लोग ये देखते हैं। अब मैं एक और गाड़ी लाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रख देता हूँ स्पीड कार ऑटो क्लिप आर्ट। अभी हम टायर्स नहीं चला रहे, टायर्स भी चलाएंगे आने वाली क्लासेस में। ये सर आप क्लिप आर्ट लिखते हो तो इससे क्या आता है? क्लिप आर्ट मतलब कार्टून, नहीं तो वो अच्छा अच्छा। रियलिस्टिक गाड़ियां दे देगा। अब जैसे कई बार इमेज अच्छी लग रही है, पीछे आपके पास बैकग्राउंड, तो आप फोटोशॉप में जाकर रिमूव कर सकते हो। एक रिमूव बीजी करके वेबसाइट है। एक और वेबसाइट में बता रहा हूँ जो आफ्टर इफेक्ट्स में लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि रिमूव बीजी क्वालिटी थोड़ी सी कम कर देता है। फोटो रूम करके एक वेबसाइट है, ये थोड़ा सा कम क्वालिटी को कम करता है, मतलब रिमूव बीजी बहुत ज्यादा कम कर देता है, ये थोड़ा सा कम करेगा, करेगा तो सही, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है ये वेबसाइट, मैं आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत बार यूज करता हूँ, फोटोशॉप में जाने के बजाय यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। तो फोटो रूम वेबसाइट याद रखना, बहुत बार यूज करता हूँ। अब इस ऑटो को जो है मुझे दूसरे साइड से लाना है, मतलब गाड़ी मेरी इस साइड से आ रही है, ऑटो मुझे इस साइड से लेके आना है। तो आप इस ऑटो को कर देते हो फ्लिप। फ्लिप कैसे करोगे? राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैं इसको रखता हूं यहां पर। मैं चाहता हूं कि गाड़ी जब गई उसके बाद आएगी, तो पहले गाड़ी का एनिमेशन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटो पे जो है यहाँ पे पहले नाम दे देते हैं हम लोग। यहाँ पे रीनेमिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो पता नहीं चलेगा कौन सी लेयर कब क्या है। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, पोजीशन के अंदर जाएंगे, थोड़ा सा आगे आते हैं और मैं इसको ऑटो को, सर जैसे ये अपना फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में प्रॉपर्टीज पैनल होता था, इसमें भी है क्या ऐसा कुछ? इसमें प्रॉपर्टीज पैनल तो नहीं है, लेकिन आपको जो भी प्रॉपर्टीज चाहिए वो यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी, लाइक कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज, अलाइन की प्रॉपर्टीज। मतलब अलग से प्रॉपर्टी पैनल नहीं है, लेकिन सारी चीजें प्रॉपर्टी वाली यहाँ पे दे रखी है उन्होंने। तो हम जब अलग अलग चीजें करेंगे, यहाँ से इस पैनल को खोल दिया, यहाँ से इस चैनल को खोल दिया, ये सारे प्रॉपर्टीज ही है। जैसे अभी जो ये फ्लिप करने वाला था वो भी इसमें है क्या सर अलग से? किसी में ऑप्शन के अंदर फ्लिप करने वाला, अभी जो नहीं, एक तो फोटो को इफेक्ट्स फ्लिप पैनल किया? के अंदर है, यहाँ से आप फ्लिप लिख लो, फ्लिप हो जाएगा। और अच्छा एक हम लोग राइट क्लिक करके कर रहे होते हैं जनरली, हाँ, है ना। ओके सर। तो ये 2 ऑप्शन है करने के। ठीक है, अब जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये कुछ ऐसे चल रहा होगा, पहले गाड़ी गई, फिर अब ये गई, अगेन ये भी तो चल ही रहा है ना, तो मोशन ब्लर इसमें भी एक्टिवेट करना पड़ेगा ऑटो। ठीक है, ये भी ब्लर होना चाहिए क्योंकि ये भी मूव मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि अब ये दोनों साथ साथ में चले, तब मजा भी आए। तो हम एक बार इसकी भी कीज ऑन करते हैं, इसकी भी कीज ऑन करते हैं। मैं थोड़ा सा इस पैनल को बड़ा कर देता हूँ। पहले ये दोनों का एनिमेशन कंप्लीट हो गया, फिर ये आया। मैं चाहता हूँ दोनों साथ साथ में आए, तो इन दोनों कीज को पकड़ के आप शिफ्ट भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ।
तो दोनों साथ में चल रहा है। और मुझे इसमें एक लगाना है छोटा सा म्यूजिक। तो म्यूजिक के लिए जो हम लोग वेबसाइट यूज करेंगे, उस वेबसाइट का नाम है पिक्साबे। यहाँ पे मैं म्यूजिक में जाऊंगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कार्टून। इसमें नॉन कॉपीराइट है क्या सर? नॉन कॉपीराइट, पिक्साबे की सारी म्यूजिक नॉन कॉपीराइट। चल के मेरी, चलो मेरे पास जो है फिलहाल वो ले लेते हैं, बाकी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें सर ऑटो और ये कार की अलग अलग साउंड लगी दोनों की। हाँ, अभी तो मैं एक म्यूजिक लगा रहा हूँ, अभी तो एसएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एसएफएक्स हम लोग अलग से लगाएंगे बहुत सारे। मोशन ग्राफिक किसके अंदर है, तो फिलहाल मैं ये लगा, ये वीडियोस भी है। तो अब मेरे को सिर्फ इसका म्यूजिक चाहिए, ये वीडियो आ रहा है, वीडियो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो वीडियो का आ रहा है, एक ऑडियो का आ रहा है। वीडियो को बंद कर दो तो वीडियो नहीं दिखेगा, केवल और केवल ऑडियो चल रहा होगा। अब मुझे मेरा एनिमेशन यहाँ पे एंड करना है, मैं नहीं चाहता कि ये इतना ज्यादा बड़ा चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये जो ये ब्लू कलर का एक पट्टी आ रहा है, मैं सबके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा बाद में, पहले इसको मैं खींच के यहाँ तक लेके आ जाऊंगा। तो अब मेरा एनिमेशन बेसिकली इतना ही चलेगा 6 सेकंड का। और अब मुझे इसको वीडियो फॉर्मेट में रेंडर करना है। तो रेंडर कैसे करना है मैं दोनों तरीके दिखाता हूँ। एक तो कंपोजिशन में जाना है और ऐड टू रेंडर क्यू, ये आफ्टर इफेक्ट्स का खुद का रेंडर है। मैं इसको करता हूँ, ऐसा एक पैनल खुलेगा। आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पे ये आउटपुट लिखा हुआ है, बस यहाँ से लोकेशन दे दो, बस लोकेशन देनी है और सेटिंग्स जैसी है वैसे देने देनी है, ठीक है। ये सर अब क्या कर दिया आपने, ये बताना वापस। वो सर पर एवीआई फाइल में होगा ना सर एक्सपोर्ट? यस, एवीआई, ठीक है। हाँ। मैं कंपोजिशन में जा रहा हूँ और यहाँ पे ऐड टू रेंडर क्यू आ रहा है, इसको किया। यहाँ से मैंने लोकेशन चूज कर लिया, डेस्कटॉप एंड सेव। फिर यहाँ से करने के बाद रेंडर पे क्लिक करना है, तो टिचिक कैसे आवाज आ जाएगी। बट इसमें, और मैं दूसरा जो तरीका बता रहा हूँ उसमें क्या डिफरेंस है, पहले मैं दोनों को रेंडर करता हूँ। दूसरा तरीका है, आप कंपोजिशन पे क्लिक करें, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड टू एडोबी मीडिया एनकोडर। ये एडोबी का ही सॉफ्टवेयर और सिर्फ रेंडरिंग के लिए सॉफ्टवेयर, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। तो एडोबी ने कुछ सोच समझ के इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया होगा कि रेंडर करना है तो इसमें करो। क्या करता है ये देखना। इसकी क्या सेटिंग्स रखनी है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, नहीं ले तो क्या रखनी है मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक नाम आएगा, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, फिर नाम आता है आगे। यहाँ पे ये H.264 ही लेगा और यहाँ पे हाई बीट रेट ही लेगा। बाय चांस अगर ये नहीं लेता तो आपको चेंज करना है, मैं ऐसे जैसे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से आपको H.264 लेना है, यहाँ से हाई बीट रेट लेना है, यहाँ से लोकेशन डालनी है, ठीक है। वैसे तो इससे ले लेता है खुद ही। ये प्ले बटन, अब दोनों की क्वालिटीज बिल्कुल सेम होगी, A to Z सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। मतलब मैं अगर इस वाली में जाऊं जो अभी हमने रेंडर किया है, ठीक है, और एक अभी हमने रेंडर किया था, ये था क्या? लेकिन डिफरेंस क्या आया मैं बताता हूं। इसका प्रॉपर्टीज में जाओ, इसकी साइज देखो आप, 849 MB, मतलब लगभग लगभग 1 GB से 150 MB कम। और यहाँ पे अगर 10 सेकंड का आप एनिमेशन बना दो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर तो उसकी क्वालिटी जीबी में जाती है। और अगर मैंने एनकोडर से रेंडर किया तो उसकी क्वालिटी देखते हैं कितने, 3 MB का। ये डिफरेंस होता है कि आप अगर साइज को बचाना चाहते हो तो आप एनकोडर से रेंडर करते हो। और साइज का बचाना मतलब थोड़ी सी साइज नहीं, कहाँ 800-900 MB, कहाँ 3 MB। और क्वालिटी में 1% का भी डिफरेंस नहीं होता, दोनों बिल्कुल ये सेम सर होते हैं। एनकोडर का भी ये डाउनलोड करना पड़ेगा क्या, क्रैक या फ्री हाँ, कुछ? आप जब आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल करते हो साथ में एनकोडर भी करते हो, दोनों का इंस्टॉलेशन जरूरी होता है। नहीं तो हम लोग जितने भी एनिमेशन बनाएंगे हमारा पीसी एक दिन में भर जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स में।
इसलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन यूज ही नहीं करते कभी, और इसलिए एडोबी ने एक नया सॉफ्टवेयर ही लॉन्च कर दिया कि आप इससे रेंडर करो, आप इससे करो ही मत। सेम ये एनकोडर प्रीमियर में भी काम आएगा, सेम यही एनकोडर एनिमेट सीसी में भी काम आता है जो एनिमेशन कर रहे होते हैं। ये तीनों के लिए है, सबके लिए है, क्योंकि उन सबकी बेसिकली सॉफ्टवेयर की यही बेसिकली ड्रॉबैक है, बहुत हाई रेंडर्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपका काम या आपका वर्क क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ। आपको एक लेना है बैकग्राउंड, ऐसा ही कोई भी, आपको कम से कम 5 गाड़ियां लेनी है, कोई इधर से आए, कोई इधर से आए, कोई इधर से आए, ऐसे 5 गाड़ियां। बट ट्विस्ट क्या लाना है, साउंड तो आप लगाओगे ही लगाओगे, जैसे आपने म्यूजिक लगाई। मैं चाहता हूं कि आप जो है गाड़ी के हॉर्न के साउंड और ये साउंड भी लगा के दिखाओ। वैसे ये हमारा नेक्स्ट क्लास का पार्ट है, कैसे लगाना है क्या लगाना है, बट मैं चाहता हूँ कि आप वो फील लेके आओ डायरेक्टली। ये आपका असाइनमेंट रहने वाला है। कम से कम 5 गाड़ी, इससे ऊपर आप 10 ले लो, 15 ले लो, वो आपकी इच्छा, बट कम से कम 5 गाड़ी तो आप लोगे ही लोगे।